गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बिहार करंट अफेयर्स का क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व में 2 क्लासेस हो चुके हैं, उसे अवश्य आप कवर अप कर लें। बापू टावर से संबंधित 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G6 भी शामिल है। हालांकि यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताया है। अब एग्जामिनेशन में अगर इस तरह की बातें आ जाए 102 फीट की जगह पे 120 फीट, तो आप अपने सुविधा अनुसार ऑप्शन को करेक्ट करें। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से होकर गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैंप 1 में है गांधी जी का बिहार आगमन, चंपारण सत्याग्रह आदि। रैंप 2 में है द्वितीय विश्व युद्ध पर भारत का असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। रैंप 3 में है गांधी जीना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि। रैंप 4 में है बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी माउंटबेटन गांधी की मुलाकात। तो इस प्रकार से याद रखना है, अगर पूछ देगा तो यही पूछेगा कि इनमें कितने रैंप बने हुए हैं, और विशेष इस तरह की डिटेल में नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की। किस प्रकार की गणना है, तो तीसरी है ना। यह 28 जिलों 84 आर्द्रभूमि में सर्वे किया गया। बताया गया है कि बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली हैं। इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त है। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई। कुल कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे ग्रेटर एजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी है। ये क्या है, संकटग्रस्त है। फिर है प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण के खतरे भी चिन्हित किया गया है इस रिपोर्ट में। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उनके खतरे पर भी आकलन किया गया। अगला है बिहार में रामसर स्थल। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया गया है। यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नकटी वेटलैंड यह जमुई जिले में स्थित है। यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWE 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी यानी कि एलिफस मैक्सिमस इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटाफिश यानी कि बालगो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था, याद रखें। बेगूसराय जिले में कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था।
है ना। पहला राम स्थल कौन था? तो बेगूसराय में स्थित कांवर झील, इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील ऑक्सबो लेक है। पूछ देगा, एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील ऑक्सबो लेक है जो किस नदी पर है? तो बूढ़ी गंडक से बनी, है ना। कांवर झील के बारे में बताया गया है। अगला करंट अफेयर्स है सुशील कुमार मोदी जी के बारे में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 1952 ईस्वी पटना में। 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, जो कि अब कुम्हरार है, वहाँ से ये विधानसभा के लिए चुने गए थे। पूछ देगा विधानसभा के लिए चुने गए थे या लोकसभा के लिए? तो याद रखना है विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए थे। 2024 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। जब लोकसभा की बात आएगी पहली बार तो होगा भागलपुर। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक इस पद पर बने रहे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे और उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। उन्होंने लालू या प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। याद रखें, लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने लालू लीला नामक पुस्तक लिखी थी। 1983 से 86 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वे अखिल भारतीय महासचिव भी रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं क्या बिहार भी असम बनेगा, दूसरा था आरक्षण। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गाँव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। यानी ये कहाँ है? गया स्थित। इस गांव में लगभग हर घर में IIT प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्ष वेद संस्था से छात्रों की मदद मिल रही है और 2023 से IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। संस्था का नाम याद रखें, वृक्ष वेद संस्था। पटवा टोली में के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद किया है। अगला है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। अब ये अधिनियम से प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। अनुचित साधनों को और अपराधों को का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये की जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना दंडित किया गया है। यदि कोई संस्था संगठित अपराध में शामिल करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क जब्त की जाएगी, उसे 5 जांच और आनुपातिक खर्च के वसूला जाएगा। अगला है किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद के नीचे के अधिकारी नहीं करेगा, है ना। अगला है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास को वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, उसकी चर्चा करते हैं। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो। इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 2.50 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग राज्य में हो। फिर है दूसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान। ये अनुदान की राशि है इस प्रकार का 2.75 करोड़ रुपये या 25% जो भी हो कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग राज्य में हो, है ना। अगर न्यूनतम 50% शूटिंग जो है राज्य में होगा तो या तो बजट का 25%
या फिर 2.75 करोड़ रुपये उसे छूट मिलेगी टोटल बजट का। इनमें से जो भी कम होगा यानी इस डिजिट में या कुल राशि में, है ना। अगला है 3 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग राज्य में हो। तीसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान है 3.5 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग राज्य दिवस में हो। 4 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 75%। ये सभी है कि पहला, दूसरा, तीसरा जिस तरह की फिल्में बनेंगी, है ना, राज्य में कितना % शूटिंग के होगा और उस पर जो छूट मिलेगा कुल बजट का वो बताया गया है। पहले फिल्म पे कितना छूट है, दूसरे पे कितना है, तीसरे फिल्म बनाने पर कितना छूट है। अगला है बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगी। राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए सब्सिडी 50 लाख या कुल निर्माण लागत यानी COP का 25% जो भी कम हो, राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो। फिर है 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम हो, राज्य के अंदर 90 दिवसों की शूटिंग हो। OTP यानी ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी 2 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस। फिर है 3 करोड़ तक निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का 70% या राज्य में 60 दिवस। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी दृष्टिकोण और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। डेटा को याद रखें, आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये एवं 24 के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना का 50%, तृतीय किस्त में परियोजना का 25%। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। फिर है आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रुपया से कम होनी चाहिए। अगला है नीतीश डिवाइस। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसे नीतीश नाम दिया गया है, मानव नामक एक उपकरण पेश किया है। नीतीश याद रखें इसका फुल नाम, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, है ना। मुख्य विशेषता क्या है? यह एक पेडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसान को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीत लहरों में सचेत करेगा। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं है, याद रखें, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं है। अगला है, यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट करेगा। वॉइस मैसेज, हरे रंग से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देता रहेगा जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के उद्देश्य बिहार और इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है।
वायु प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण को गुणवत्ता में सुधार करना। बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों की अधिग्रहण की मंजूरी दी है। नाम याद रखें 6 जिलों का, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया है ना। इस तरह से 6 जिले हैं। मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। लक्ष्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक वाहन हो, है ना। 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन को मोटर वाहन करके 50% की छूट दी जाएगी। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1,50,000 रुपये है, 1,50,000 रुपये है। फिर है भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और मालवाहक पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। तो इसी नीति में एक और पॉइंट है, सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक तय होगा। अगला है बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। शुरू करते हैं बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 से। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार किया है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति का प्रावधान देखते हैं तो पहला है कि नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपये निवेश करने पर 30% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी सरकार देगी। फिर है ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो वो दिया जाएगा। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपये जो भी कम हो दिया जाएगा। फिर है 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधिक ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके अलावा है 100 करोड़ रुपये के अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया गया है। 30 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। तो इस प्रकार से बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति का प्रावधान है। अगला है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्य विशेषता है यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना। पुलिस निरीक्षक के पद के नीचे किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है ना। तो याद रखें पुलिस निरीक्षक कम से कम होना चाहिए रैंक में और या फिर इससे ऊपर। ऐसे अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति को निपटान के लिए रिपोर्ट करना होगा। अगला है बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024। राज्य के प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके।
आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये का डिफ़ॉल्ट, बाद के महीने के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह होगा। अगला है बिहार नई पर्यटन नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्वस्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है तो 10 करोड़ रुपये तक के निवेश में 30% अनुदान है ना। राशि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ रुपये का अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसे 30% तक का अनुदान मिलेगा और अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है ना। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% का अनुदान होगा, जिसमें अधिकतम सीमा जो है 10 करोड़ रुपये है। 50 करोड़ रुपये के ऊपर के निवेश पर 25% अनुदान है एवं अधिकतम सीमा जो है अनुदान की राशि का वो 25 करोड़ है। न्यूनतम 75 लाख रुपये की निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है ना। तो न्यूनतम राशि भी बताया गया है। कौशल परीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर्स व पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य के बेरोजगार युवा या युवतियों को मुख्य धारा में शामिल करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है। पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। चौथा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। पाँचवा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अर्हता यानी योग्यता इसमें क्या है, आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। आयु बताया गया है 18 से 50 वर्ष। इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। आवेदक अपने जिले में परियोजना स्थापना कर सकते हैं। वित्तीय सहायता बताया गया है। आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना हेतु संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसकी कुल परियोजना का 50% और अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इसमें शेष 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण यानी युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार किए जाएंगे। ढांचा का नाम यहाँ पे है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डेपो, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन सुविधा। अगला है 2005-06 में से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र है ना। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया। यह पेपर नीति आयोग के UNDP के सहयोग से तैयार किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 है ना 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। याद रखिएगा, इनमें आंकड़े जो लिए गए हैं 2004 और 5 का। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति। बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार ने हेड काउंट अनुपात में बड़ी गिरावट का दर्ज किया है। बिहार हेड काउंट अनुपात का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है कि 2005-06 में 78.28 था, 15-16 में 51.89 था, 2019-21 में 33.76 था और 2022-23 में जो अनुमानित बताया गया है आंकड़ा वो 26.59 है। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश जिसका
डेटा है 3.34 करोड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है ना। यानी यूपी के बाद सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले राज्य है बिहार। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लागू किया जाता है? नीति आयोग ये रिपोर्ट को जारी करता है। लागू बोलते हैं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया। संस्करण याद रखिएगा, दूसरा बोला गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी 2019-21 के आधार पर तैयार किया गया है। आधार किसे बनाया गया है उसे याद रखिएगा, 2005 को। इसमें बताया गया है नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष 2013-14 से 2022-23 में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, है ना। फिर है कि वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 2022-23 तक गरीबों की प्रतिशत कम होकर 26.59 रह गया है। सबसे ज़्यादा गरीबी घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, थर्ड में है मध्य प्रदेश और फोर्थ में राजस्थान का स्थान आता है। सबसे तेज़ी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है, एकदम VVI है, याद रखिए, है ना। सबसे तेज़ी से पूर्वी चंपारण में गरीबी कम हुई है, उसके बाद शिवहर में हुई है ना। फर्स्ट में आएगा पूर्वी चंपारण बिहार के जिला के संदर्भ में और सेकेंड में आएगा शिवहर जिला। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट यहाँ पे है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। श्रेणी 1 जनसंख्या 10 लाख प्लस शहर है पटना, रैंक मिला है 10, फाइनल अंक इसको मिला है 176। श्रेणी 2 जनसंख्या 3 से 10 लाख जिसकी है शहर है गया, इसे रैंक मिला है 8, अंक मिला है 185.5। मुजफ्फरपुर को रैंक मिला है 32, फाइनल अंक मिला है 147.4। श्रेणी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले पटना साहिब है, रैंक मिला है 40 एवं अंतिम स्थान इसे मिला है, फाइनल अंक मिला है 102.6। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। यहाँ पे संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को मिला है। बिहार के संदर्भ में देखते हैं, बिहार देश के 15वें स्थान पर रहा। ओवरऑल बिहार का स्थान 15वां था। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना का ओवरऑल रैंकिंग कितना प्रदान किया गया? 262, 262वीं रैंक प्राप्त हुआ है पटना का स्वच्छ। पटना ने 146 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी में 77वीं रैंक हासिल की है। पटना ने 95,000 में से 6,320.9 अंक हासिल किया। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग बिहार के शहर का प्रमाण पत्र मिला है। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ODF मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस प्रमाण पत्र भी मिला है। पटना ने सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर में 6ठा स्थान दिया गया और 70.10 अंक हासिल किया है। अब अन्य शहरों का ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो गया को मिला है 272 रैंक, बक्सर को मिला है 299 अंक, खगड़िया को मिला है 434 अंक रैंक। चलिए, SDG सूचकांक 4.0 2023-24 यह सूचकांक चौथा संस्करण है। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। यानी इस लाइन को याद रखें, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया गया। पूछ देगा इसे कौन कौन से विभाग जारी करता है? नीति आयोग होगा,
साथ ही साथ यूएनडीपी, ये दोनों मिल करके इसे जारी करता है। राज्य में प्रथम स्थान 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। राज्यों में अगर बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड है और केरल है। बिहार का प्रदर्शन देखते हैं। बिहार को 57 अंक मिला है, साथ ही सबसे निचले पायदान पर है, और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। 2020-21 के मामले में बताया गया है कि बिहार का स्कोर 52 था। अगला है बिहार की परफॉर्मेंस श्रेणी यानी 50 से 64 में रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार SDG 1 में 39 अंकों और SDG 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 5 साल से कम उम्र के वजन वाले बच्चे 41%, 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 42.90%। बिहार का मातृ मृत्यु दर 118, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30, जीवन प्रत्याशा जो है 69.50 वर्ष है। जन्म के समय लिंग अनुपात 908 दर्ज किया गया है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 100%। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी जो है 88.26% है। SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है। अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रीन बजट 2024-25 के ऊपर में। ये बिहार का वित्त विभाग के द्वारा बताया गया है। बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जहाँ पे पहला आ जाए वहाँ हमेशा याद रखना है। बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 के आसपास आर्द्रभूमि है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है। याद रखिएगा कितने वर्ग किलोमीटर में व्यापक वन क्षेत्र है, तो 13,896 वर्ग किलोमीटर में। जो इसके भूमि का कितना प्रतिशत है, 14.75%। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है, जो 2021 में 56.88 मिलियन टन था, है ना। वन कार्बन के बारे में बताया गया है। ये किसे कहा गया है, तो मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है। फिर है कि मृदा कार्बन के बारे में। कार्बन SOC में कार्बन की अधिकतम मात्रा है, जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन पूल का 63.1% है। अगला है राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान 44.76% निष्कर्षण दर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSPCB राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है ना, IIT कानपुर के सहयोग से। पश्चिमी चंपारण के जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है हाथी बचाव पुनर्वास केंद्र? पश्चिमी चंपारण। ग्रीन बजट 2024-25 के प्रावधान को देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के कुल आवंटन 13,823.34 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि 2024-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा 4.96% है। डेटा को याद रखना है। ग्रीन बजट का प्रदर्शन 2024-25 वर्ग है यहाँ पर दिया गया है। योजनाओं की संख्या है तो A पूरी तरह से समर्पित 90 से 100%। ग्रीन बजट है 90। कुल हरित बजट करोड़ रुपया यहाँ पे दर्शाया गया 6,514.08। B बहुत उच्च महत्व 75 से 90 है। योजनाओं की संख्या इसमें है 22। इसमें जो बजट है करोड़ रुपये में 148.77।
सी उच्च महत्व 50 से 75%। ग्रीन बजट योजनाओं की संख्या 39। इसमें से जो राशि है 3762.62 करोड़ रुपये। डी मध्यम स्तर का बताया गया है 25 से 50%। इसमें जो बजट की योजनाओं की जो बात की गई है 49 योजनाएं इसमें है 1987.99। ई जो है कम महत्व 5 से 25%। 68 योजनाएं ग्रीन बजट के अंतर्गत 1267.95 करोड़ रुपये। एफ है सीमांत महत्व के 5% तक योजनाओं की संख्या 3 बताई गई है 144.98 करोड़ रुपये। तो इस प्रकार से जो कुल योजनाएं हैं 281 है और जो कुल राशि इस पे जो आवंटित किया जाना है वो 13,823.39 करोड़ रुपये है। यहाँ पर है राज्य हरित बजट 2024-25 को निम्न रूप में बांटकर प्राथमिकता दी गई है। हरित अवसंरचना 24.65%, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%, हरित व्यवस्था और पर्यावरण 14.83%, सतत भूमि उपयोग 14.03%, जलवायु परिवर्तन के शमन 10.82%, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन 6.61%, वायु और जल प्रदूषण 6.01%, जैव विविधता के मामले में पारिस्थितिकी संरक्षण 3.81%। तो इस प्रकार से ये जो राशि है वो खर्च किया जाएगा इन सेक्टर्स पर। अगला है बाल कल्याण बजट 2024-25। बिहार में 2013-14 में से बाल बजट की शुरुआत हुई। पूछ देगा बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से हुई है, तो 2013-14 से, फिनंशियल ईयर 2013-14 से। पिछले 10 सालों में यानी 2013-14 से 2022-23 में के बीच बच्चों पर होने वाले कुछ खर्च में सालाना 20.50 दर की बढ़ोतरी हुई है। ये BBI है, इसे याद रखना है। कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो 20.50% की सालाना। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के से बच्चों के लिए कुछ संकेतक यहाँ पे बताए गए हैं। शिशु मृत्यु दर बताया गया है, पुरुषों के मामले में 26 है और महिला के मामले में 29 है। सकल नामांकन अनुपात यहाँ पे बताया गया है 2021-22 में 1 से लेकर के 8वीं तक के 95.1 नामांकन, महिला जो है 97.4। सकल नामांकन अनुपात 2021 9 से 10वीं तक में 63.1 और महिला के मामले में है 66.8। सकल नामांकन अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 11वीं से 12वीं तक का पुरुष के मामले में 35.1 है और महिला के मामले में 36.2 है। प्राथमिक स्तर ड्रॉप आउट दर 2021-22 में 0 है दोनों का। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 में 4.0, 5.2। ओवरऑल देखें तो यहाँ महिलाएं टॉप कर रही है मृत्यु से लेकर के पढ़ाई के मामले में और पढ़ाई छोड़ने के मामले में, सभी में महिला टॉपर है, याद रखना है इसे। प्रमुख उपलब्धि, बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है ना। मृत्यु दर में क्या हुआ, गिरावट आई है, जो 2015 में 42 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 27,000 जीवित जन्मों पर आ गई है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित गिरावट आई है। 2015 में 12 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति हजार जीवित जन्मों पर आई है। ये बाल मृत्यु दर के बारे में बताया गया है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में क्या अंतर है। बिहार में 12 से 23 महीने के बच्चों के आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6% यानी NFHS 2 1998-99 से बढ़कर 2019 में 19-20 में 71.0% हो गया है, जो 59.4% अंकों की वृद्धि है। बच्चों में बौनापन 2005-06 में 55.6% था, जो घटकर 12.7% 2019-20 में दर्ज किया गया है। NFHS के आंकड़े के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 में 43.9% से घटकर 2019-20 में 41% हो गई है, जो
2.9% अंकों की गिरावट है। तो इस तरह से आंकड़ों का यहाँ पे बाजीगरी चल रहा है, इसे भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन यहाँ पे बताया गया है 190.23 लाख रहा है, जिसमें से 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख लड़कियाँ हैं। प्राथमिक स्तर अधिकतम आयु जो 14 वर्ष है, पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर 2022-23 में 4.746 लाख रह गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0 हो गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट 2015-16 में 42.2% से 33.4% अंकों की गिरावट आई है, जो 2022-23 में 2.77% हो गई है। फिर है कि माध्यमिक स्तर पर भी 2015-16 में और 2022-23 में गिरावट 40% अंकों की है। 2022-23 में पिछले रुझान के बदलते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में कम है। छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधि के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए सितंबर 2022 शिक्षक दिवस को बैगलेस सेफ सैटरडे अवधारणा शुरू की गई है। बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देख लें। अक्टूबर 2022 से सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक मासिक अभिभावक शिक्षक बैठकें यानी PTS शुरू की गई। कब से शुरू किया गया है? अक्टूबर 2022 से। बाल बजट एक नज़र में। बच्चों पर कुल व्यय 20.5% की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47,847.6 करोड़ रुपये हो गया है। राशि को ध्यानपूर्वक देखना है। इन 10 वर्षों में औसतन बाल विकास का व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का 16.0% है। इसी अवधि में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 में 1,559 रुपये से 5.9 गुना बढ़कर 2022-23 में 9,131 रुपये हो गया है। वर्ष 2022-23 में कुल राज्य बजट में बच्चों का हिस्सा 20.6% रहा। बाल बजट योजनाओं का वितरण 2024-25। स्थापना एवं प्रतिविधि व्यय 50%, राज्य योजना 11%, केंद्र प्रायोजित योजना प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजना 39%। बताया गया है कि 2024-25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन: शिक्षा विभाग 43,364.70 करोड़ रुपये, पंचायती विभाग में 4,300.86 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग 3,176.94 करोड़ रुपये। तो राशि का आवंटन प्रत्येक विभाग में कितना हुआ है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। अगला है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ में बिहार का प्रदर्शन। राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 के डाटाबेस के आधार पर चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का निर्गत किया जा चुका है। डेटा यहाँ पे याद रखना है। जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवार के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया है। राज्य में कुल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कुल 951 अस्पताल है ना अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, सुविधा केंद्र, कार्यपालक सहायक, पंचायती राज विभाग एवं जीविका दीदियों का सहयोग दिया जा रहा है। जीविका के बारे में यहाँ बताया गया है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक परिवारों को समूहों में जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही बताया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,04,00,000 जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी को रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 नई जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। कोइलवर एवं गोरोल में जीविका दीदी की सिलाई घर संचालित है, जिसमें 700 जीविका दीदी कार्यरत हैं। यहाँ याद रखना है, 2 जगहों का नाम बताया गया है, कोइलवर एवं गोरोल में। जीविका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित एवं स्वनियोजित करने का लक्ष्य है। जीविका द्वारा राज्य के से बाहर 2 केंद्र बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली एवं बंगलोर में स्थापित किया गया है। याद रखना है, इसे भी 2 केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, तो दिल्ली में और बेंगलोर में। यह है बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र। जीविका दीदियों द्वारा अब तक 3.39 करोड़ पौधारोपण किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। गया जिले में जे वायर्स कंपनी की स्थापना की गई है, जो इस उद्यम को संचालन कर रही है। पूछ देगा जे वायर्स कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तर होगा गया जिला, है ना। ग्रामीण परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान करने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार में 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से था जीविका दीदी के बारे में। अब है कि जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले पुरस्कार। दुबई में संपन्न COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है बिहार को। 20वें CSI गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्राप्त हुआ है। अगला है टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड को 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी अक्षमा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक मिला है। किन 2 जिलों को मिला है? मुजफ्फरपुर को और समस्तीपुर को। सिवान को क्या मिला है? रजत पदक, तथा पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक। याद रखें, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाराणसी में, विश्व यक्ष्मा दिवस 2023। अगला है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजना। छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण का लागत जो बताया गया है 411.31 करोड़ रुपये। पटना जिला अंतर्गत करगिल चौक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया PMCH अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य, लागत 422 करोड़ रुपये। रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण, लागत 210.13 करोड़ रुपये। भागलपुर जिला अंतर्गत अगवानी घाट सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4 लेन पहुंच पथ पर विस्तारित निर्माण कार्य, लागत है 209 करोड़ रुपये। अगला है कि गंडक नदी पर सत्ता घाट पुल में अतिरिक्त वाटरवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजना। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में है। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है। इसका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव, अब कर्पूरी गांव के नाम से हुआ जाना जाता है, समस्तीपुर में हुआ था। याद रखें कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर में। 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया था। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। पार्टी का नाम याद रखना है सोशलिस्ट पार्टी, ईयर याद रखना है 1952 और विधानसभा का नाम याद रखना है ताजपुर विधानसभा।
इनके बारे में और है महत्वपूर्ण बात कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। तो इस प्रकार से ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी रहे, है ना। 5 मार्च 1967 से 26 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया, है ना। मैट्रिक में इन्होंने क्या किया था, जो अनिवार्य विषय होता था उसे हटा दिया। कब? 1968 में। उन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। जो अभी शराबबंदी की बातें चल रही है, इससे पूर्व में भी शराबबंदी लागू हुआ था 1970 में इन्हीं के द्वारा। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12%, ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में किया गया। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इनमें से तो पहला कर्पूरी ठाकुर हैं, दूसरा जो है लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, तीसरा चौधरी चरण सिंह को मिला है, चौथा है पीवी नरसिम्हा राव को और 5वां MS स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा और उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। इसे याद रखना है। सर्वप्रथम 1954 में मिला था पुरस्कार या दिया गया था पुरस्कार, जिसके प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। यहाँ पर है प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं। इससे पूर्व में प्रैक्टिस सेट 1 किया जा चुका है फर्स्ट बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स में। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1 जो है MCQ जा कर के बिहार के प्रथम सेट को अवश्य देख लें। पहला है कि मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसके ऊपर में बताया गया है कि D, केवल 3। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। तो इसका उत्तर 2 का उत्तर बताया गया है D को, उपयुक्त सभी। बीजेपी को मिला है 12 सीट, जेडीयू को मिला है 12 सीट, आरजेडी को मिला है 4 सीट। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सही उत्तर को चूज करना है। तो तीसरा का सभी सही है। PME बस सेवा तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस सेवा का प्रावधान है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। ये सभी सही है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस शुरू की। तो इसका उत्तर होगा A, दरभंगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 5 का जो बताया गया है कि B गलत है। कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। जून 2024 से बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर पूर्णिया होगा। 2022-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर पटना होगा। लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से कौन सा सुमेलित हैं। तो 8 के बारे में बोला गया है ई, उपरयुक्त सभी। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मिला है। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री और जीतन राम मांझी को MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मिला है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी को चयन किया गया। तो इसका उत्तर होगा D, श्रेयसी सिंह। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 साल में बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
तो 10 का उत्तर बताया गया है बी, जर्मनी। हाल ही में 5 व्यक्तियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बोला गया है उपर्युक्त सभी। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 39वां बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह सम्मान पाने वाले वे बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। उन्होंने वर्ष 1970, 71 और 1977, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताया गया है कि मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फिर है मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो 12 का सी बताया गया है, 1 और 2 दोनों सही है। मैथिली जिले के रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी के सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? तो 13 का उत्तर बताया गया है डी, IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी रैंकिंग 55वीं, ये गलत है। बाकी NIT पटना आर्किटेक्चर के और प्लानिंग क्षेत्र में रैंक जो है 27वीं है। एम्स पटना को ओवरऑल रैंकिंग 99 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की श्रेणी कृषि श्रेणी में रैंक 36वां है। तो इस प्रकार से इसे याद रखना है रैंकिंग। NIT पटना का 27वीं है, एम्स पटना का 99 है, राजेंद्र प्रसाद कृषि यूनिवर्सिटी को 36वां रैंक है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? तो यहाँ पर है 8। 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं। प्रश्न है, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 15 का उत्तर है ए, 1 करोड़। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है डी, पटना। बिहार के खेल मंत्री का नाम याद रखें, सुरेंद्र मेहता। 17वां प्रश्न है, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका कथन एक भी गलत नहीं है, सभी सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय या गैर जमानती गैर शर्मनीय माना जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है। अगला है, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 18 का ए, शिक्षा कोष ऐप। बिहार के अब तक सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T की अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताया गया है 19 का डी, उपर्युक्त सभी। इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट तथा 254 MWH की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। यह कार्य लार्सन एंड टूब्रो का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। 20वां प्रश्न है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा बनाया जाएगा? तो 20वां का उत्तर ई है, उपर्युक्त सभी। औरंगाबाद, नवादा, जमुई, गया। 21वां प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर होगा सिवान टाइटंस। 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 का फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो 22 का 1 है, कजान, रूस। 23वां प्रश्न है, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार का कौन सा राज्य बना है? ये होगा दूसरा। निम्नलिखित में से किस जिले के
ठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? उत्तर होगा मधुबनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? स्टैच्यू ऑफ विजडम। बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? उत्तर होगा 2.17%। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदाता बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ है? उत्तर होगा ए 32। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेज का हिस्सा लिया? उत्तर होगा 151। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? उत्तर होगा 39। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कुल मतदाता का प्रतिशत क्या था? 56.19%। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? सुपौल। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? उत्तर होगा 8,17,139। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए 34वां है, मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल में मोहम्मद जावेद अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 35वां है, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इसका उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर DR सिंह। पर्यटन विभाग को 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया गया? उत्तर होगा दिल्ली। बिहार बेरोजगार भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने और कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसे भत्ता देगी? 15 दिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। तो 39 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? उत्तर है काजल रानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? उत्तर है शैलेश कुमार सिन्हा। बिहार के किस संस्थान ने एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? उत्तर है एम्स पटना। बिहार किस तकनीक नवाचार श्रेणी में अग्रणी राज्य बन गया है? उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया? तो इसका उत्तर है 1193 ईस्वी। अब ये कंट्रोवर्शियल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था या ब्राह्मण पंडितों ने नष्ट किया था। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन बुक में तो मेंशन जो किया गया है, जो किताब में जो लेखक जो लिखे हैं, तो उसे ही मानना पड़ेगा। उसके अनुसार बख्तियार खिलजी है। लेकिन वर्तमान में कुछ समय में ये विवादों का बिंदु है, इसलिए मैं इसके ऊपर में बोल रहा हूँ, है ना। वर्तमान में कुछ लेखक हैं जो इसके ऊपर में आवाज़ उठाया कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया है। तो हो सकता है इन फ्यूचर या इनकमिंग एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सके। अगला है 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है? तो इसका उत्तर होगा पटना सिने फेस्टा।
47वां है 2024 में ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन होगा या होगी। तो इसका उत्तर है सी, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई है। तो इसका उत्तर होगा ट्रैप शूटिंग। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो इसका उत्तर है नवादा। फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना जिम्मेदार किस कंपनी को सौंपी गई है। तो ये है सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये था अभी तक का बिहार करंट अफेयर्स का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में बिहार करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।